दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ एक समझौता किया है। इसमें 4 देश हैं: आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। ये चारों वो देश हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा है। तो भारत सरकार ने इन 4 देशों के साथ जो एग्रीमेंट किया है, क्या इससे भारत को फायदा होगा, भारत की कंपनियों को फायदा होगा, क्या भारत के किसानों को फायदा होगा? आज हम चर्चा इस पे करेंगे। अगर आप व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जिन बातों की मैं चर्चा आपसे करने वाला हूं, जिन टेक्निकल मुद्दों की मैं चर्चा करने वाला हूं, अगर आप व्यापारी हैं, आप ट्रेडर हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक्सपोर्टर हैं या इंपोर्टर हैं, इन सब बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है आपको व्यापार में फायदा होगा। इसलिए आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, भारत का ये कहना है कि हमने ये जो 4 देशों के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये क्या 4 देश बहुत बड़े हैं, इनकी आबादी कितनी है। अगर आप आबादी के लिहाज से देखें तो शायद दिल्ली अकेला एक जो एनसीआर रीजन है, ये इन चारों की आबादी से ज्यादा होगा। ये छोटे देश हैं, इंपॉर्टेंट साइज का नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, पर कैपिटा इनकम। इन चारों की पर कैपिटा इनकम यूरोप में बहुत सारे देशों से ज्यादा है। इसका मतलब यहां के कंज्यूमर सस्ता माल नहीं ढूंढ रहे, यहां के कंज्यूमर क्वालिटी माल ढूंढ रहे। तीसरी बात, यहां की जो रहन सहन व्यवस्था है, जो यहां की भाषा है, ज्यादातर लोग भारत के जो व्यापारी हैं इन भाषाओं को नहीं समझते। इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसी टेरिटरी में बिजनेस करने का प्रयास कर रहे हैं जो क्वालिटी कॉन्शियस है, जिसकी लैंग्वेज हम नहीं जानते, जिसका कल्चर हम नहीं जानते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इससे हमें बहुत फायदा होगा और जिसकी आबादी एनसीआर रीजन से भी कम है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली एक इंपॉर्टेंट मूव है, क्योंकि यूरोप में आपने एक इंपॉर्टेंट कदम रखा है। दूसरी तरफ जो आपको सबसे बड़ा फायदा इस एग्रीमेंट से मिलेगा, वो मिलेगा सर्विस इंडस्ट्री को लेकर। हिंदुस्तान में टैलेंटेड मैन पावर है, लोगों का आना जाना सुगम होगा, हमारी आईटी इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। हमारे यहाँ बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो अकाउंटिंग में हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, बाकी जो लोग हैं, उनको फायदा होगा, क्योंकि वहां पे इस समय पॉपुलेशन स्टैग्नेशन में है। उनको टैलेंट चाहिए, उनको अच्छे लोग चाहिए अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए और ग्रो करने के लिए। भारत निश्चित रूप से वहां कंट्रीब्यूट कर सकता है। जब आती है गुड्स ट्रेड को लेके, मतलब सामानों के आयात निर्यात को लेके, वहां पे चुनौतियां शुरू होती हैं। कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, इनको ध्यान से आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हो इन देशों में, वहां के कानून है। ऐसा तो है नहीं कि वो भारत के लिए अपने सारे कानून बदल देंगे। इसलिए वो नहीं बदल पाएंगे क्योंकि इस जो भारत सरकार और इन 4 देशों के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये एग्रीमेंट है करीब 70 पेज का, और इसके साथ करीब 26 एनेक्चर्स हैं जो कई हजार पेज में जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इस एग्रीमेंट में जहां पे टेक्निकलिटीज की बात आती है, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि हम डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। आज समस्या यह है कि भारत का निर्यात डब्ल्यूटीओ में साइन होने के बाद भी जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहा है। अगर आप ध्यान से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली कमोडिटीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें वैल्यू एडिशन नेग्लिजिबल है। उदाहरण के लिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चावल, क्योंकि हमारे यहाँ चावल सस्ता पैदा होता है, पानी प्रचुर मात्रा में है, बाकी देशों में पानी नहीं है, वो चावल नहीं उगाना चाहते, वो ज्यादातर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में इन्वेस्ट करते हैं। उनको चावल चाहिए, भारत दे रहा है तो उनको उगाने की जरूरत नहीं, और भारत का चावल काफी सस्ते में उनको मिल जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यापारी हैं वो एक दूसरे की अंडर कटिंग करते हैं। हमारे यहाँ पे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस आज तक हमने बासमती का नहीं बनाया,
जिसमें हमारा IPR है, या जिसको हम कहते हैं GI, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। दुनिया में बासमती सप्लाई करने वाला एकमात्र देश भारत है। आज स्थिति यह है कि वहां पे भी जहां हमारी मोनोपोली होनी चाहिए थी, हम सब्सिडाइज प्रोडक्ट दुनिया को देते हैं, क्योंकि हमारे व्यापारी एक दूसरे को अंडरकटिंग करते हैं। हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, हम ही बहुत हैं अपना नुकसान करने के लिए। इसी तरह से दूसरा जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हम यहां से एक्सपोर्ट करते हैं वो है मीट, बफलो मीट। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है कैटल की वो बहुत ज्यादा है, और आपको पता है कि नॉन प्रोडक्टिव कैटल जब भैंसें दूध देना बंद कर देती हैं तो उनको स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है और वो मीट एक्सपोर्ट होता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड होता है यहां से होता है फिश प्रोडक्ट्स का, वो भी बेसिक फिश जो हम लोग एक्वाकल्चर प्रॉन का करते हैं। और चौथा आइटम जिसमें हमारा कभी दबदबा था, हम घटते रहे, वो है चाय। ये कुछ चीजें हैं जिसको अगर मैं कहूं कि एग्रो कमोडिटीज जिसमें हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हम वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। हम जितनी भी कमोडिटीज एक्सपोर्ट करते हैं वो बेसिक रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहां हम लोग R&D में इन्वेस्ट नहीं करते, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं करते, इनोवेशंस में इन्वेस्ट नहीं करते, न्यू कॉन्सेप्ट्स पे इन्वेस्ट नहीं करते। और उसका कारण यह है कि हमारे इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी के बीच में कोई तालमेल नहीं है, हमारी इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज के बीच में कोई तालमेल नहीं। इसी तरह से जो एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड्स हैं वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं। आप वहां एप्लीकेशन दे दीजिए, आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप वहां एप्लीकेशन दे दीजिए, जो आपकी एंटाइटल्ड सब्सिडी होती है वो मिल जाती है। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा उनका सपोर्ट रहता है कि आपको एग्जीबिशन में सब्सिडाइज स्टॉल दिलवा दीजिए। इसके अलावा हमारे कमोडिटी बोर्ड्स कुछ नहीं करते, ना R&D करते हैं, ना प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, ना किसी और तरह का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होता है जिसके कारण हमारे यहां से एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या हम तैयार हैं एक्सपोर्ट के लिए जब हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्योंकि हमारा कंपटीशन होगा बाकी देशों से। अब ये 4 देश चाइना से माल खरीदेंगे, क्या हम चाइना के मुकाबले सस्ता और अच्छा माल बना पाएंगे? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार है, वहां का व्यापारी, एग्रीमेंट तो सरकारों ने साइन की है, खरीदने की जिम्मेवारी होती है वहां के व्यापारियों की। अगर वहां के व्यापारी को अच्छा और सस्ता माल चाइना से मिलेगा तो क्या बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट वो चाइना को छोड़ के भारत आएगा? ये सोचने की बात है। और हम कितना सस्ता दे पाएंगे? अगर हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है और चाइना की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम है, वो सस्ते में भी देंगे, हमें ड्यूटी बेनिफिट मिल भी गया तो हम मार्जिनली सस्ते होंगे। क्या होगा क्वालिटी को लेकर? क्या हम चाइना के मुकाबले क्वालिटी में कॉम्पीट कर पाएंगे? क्या चाइना के मुकाबले हम इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स और प्रोडक्ट्स उनको दे पाएंगे? अगर हम नहीं दे पाएंगे तो सिर्फ सस्ते के लिए तो कोई माल नहीं खरीदता है। आप भी अपनी जिंदगी में सोचिए कि क्या आप हमेशा सबसे सस्ता माल खरीदते हैं? आप भी अपने मोहल्ले में सबसे सस्ती दुकान नहीं ढूंढते हैं, आप भी क्वालिटी प्रोडक्ट ढूंढते हैं, चाहे उसके लिए आपको 10 किलोमीटर घर से दूर भी जाना पड़े। सस्ता माल तो शायद आपके घर के सामने फुटपाथ पे भी मिल जाएगा, लेकिन आप नहीं लेते। यही अंतरराष्ट्रीय बाजार में होता है। तो सवाल इस बात का है कि क्या हम इस ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? सबसे बड़ा आज सवाल इस बात को लेकर। दूसरा, आज भी हमारे यहां से जो बहुत सारे कंसाइनमेंट्स एक्सपोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे कंसाइनमेंट यूरोप और अमेरिका और बाकी देशों में रिजेक्ट हो जाते हैं। कारण, यहां से जो भी एक्सपोर्टर है उसको एक गुड क्वालिटी का सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन जब वो कंसाइनमेंट बाइंग कंट्री में पहुंचता है, वहां के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पे पहुंचता है, जब वहां की सरकारें क्वालिटी टेस्ट करती हैं तो उसमें डिफेक्ट पाती हैं, कमजोरी पाती हैं, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स पाती हैं, ये एडल्ट्रेशन पाती हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट पाती हैं, वो उसको रिजेक्ट कर देती है। सवाल इस बात का है कि फिर यहां से गुड क्वालिटी सर्टिफिकेट कैसे मिल गया? ये बताता है कि जो हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम है शायद उसमें कहीं ना कहीं करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं। क्या हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को फिक्स करने को तैयार हैं? क्या आज जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनमें जो गलत सर्टिफिकेट इश्यू हो जाते हैं, क्या हमने उसका इन्वेस्टिगेशन किया?
कि कौन सी लेबोरेटरीज हैं, कौन अधिकारी हैं, कौन इंस्पेक्टर हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, गलत सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का नाम खराब होता है। और दोस्तों, जब नाम खराब होता है तो वहां की जो सरकारें हैं, जो एजेंसीज हैं, वो आपके ऊपर सर्वेलेंस बढ़ा देती हैं, इंस्पेक्शन बढ़ा देती हैं, सैंपलिंग रेट बढ़ा देती हैं, जिसका खर्चा यहाँ के व्यापारी को देना पड़ता है। इसका मतलब जो आपको डिस्काउंट मिला इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी कंसेशन, कस्टम ड्यूटी आपकी घट गई, लेकिन बाकी खर्चे अगर आपके बढ़ गए तो उस घटी हुई ड्यूटी का आपको फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा मुद्दा ये आता है। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि वो देश ऐसे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, वहां की कल्चर के बारे में नहीं जानते। वहां की मार्केट और कंज्यूमर बिहेवियर के लिए मार्केट इंटेलिजेंस कौन कलेक्ट कर रहा है, वहां के कंज्यूमर के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम कौन कर रहा है। यही कारण है कि हम सिर्फ कमोडिटी तक रह जाते हैं। हम चावल एक्सपोर्ट कर देंगे, मीट एक्सपोर्ट कर देंगे, और यहां तक कि बहुत सारा मीट हमारा यूरोप में नहीं जाता है बिकॉज ऑफ क्वालिटी रीजंस, बिकॉज ऑफ क्वारंटाइन रीजन। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान के यूरोप इसलिए नहीं एक्सेप्ट करता क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसी बीमारियां हैं या ऐसे जीवाणु या कीटाणु हैं जो यूरोपियन कंट्रीज चाहते हैं कि हमारे देश में ना आए। इसीलिए वो आपके यहाँ से कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर देते हैं कि हम आपसे लेंगे ही नहीं। और यही चीज इस एग्रीमेंट में लिखी है कि जो WTO की क्वारंटाइन गाइडलाइंस हैं, SPS, और जो उससे कंपार्टमेंटलाइजेशन या क्वारंटाइन गाइडलाइंस हैं, बाकी जो गाइडलाइंस हैं, वो सब लागू होंगी। इसका मतलब आपको क्वालिटी में कोई कंसेशन नहीं मिला, आपको हाइजीनिक स्टैंडर्ड में कोई कंसेशन नहीं मिला, आपको किसी भी रूप में कोई कंसेशन नहीं मिला। सिर्फ आपको अगर कोई कंसेशन मिला है तो कस्टम्स ड्यूटी। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट कस्टम ड्यूटी के कारण सस्ता भी पड़ गया, लेकिन अगर उसमें क्वालिटी डिफेक्ट है तो क्या फायदा। अगर वो वहां के क्वालिटी नॉर्म्स को एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपकी कस्टम ड्यूटी का सिग्निफिकेंस 0 हो जाता है, क्योंकि आपका माल वैसे ही अनफिट है। अनफिट माल किसी भी रूप में मार्केट एक्सेस नहीं कर पाता। सवाल अब इस बात का है कि जो हमने एग्रीमेंट आज साइन किया है, इसका फायदा भारत को कैसे मिलेगा। मेरे 4 सुझाव हैं। पहला, क्या भारत में हम R&D और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। जिस मार्केट को हम कैप्चर करना चाहते हैं, वहां की रिक्वायरमेंट को समझ के भारत में क्या कॉमर्स मिनिस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, IT इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्रीज हैं, बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं, क्या वो क्वालिटी कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएगी, और जिस भी कंपनी का माल रिजेक्ट होगा उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये गलती क्यों हुई। क्योंकि या तो वहां पे लोगों की कमी थी जो लोग नहीं समझते थे, या कंपनी ने जानबूझ के गलती करी, मिलावट करी, सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाया, और किस लैब ने गलत माल को फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया। इन सब की जांच जरूरी है ताकि ये पता लग सके कि ये गलती अनजाने में हुई या जानबूझ के की गई। अनजाने में हुई, ऐसे लोगों की ट्रेनिंग की जरूरत है, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। वहां के कानून के हिसाब से हमें हिंदुस्तान में कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए। इसके अलावा अगर जानबूझ के गलती हुई तो ऐसी लेबोरेटरीज और कंपनीज को सर्वेलेंस में डालना होगा, उन पे कड़ी निगाहें रखनी होंगी, वहां के रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम को ऑनलाइन करके ट्रांसपेरेंट करना होगा, हो सके तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना होगा ताकि मैनिपुलेशन ना हो सके। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में भारत की जो कंपनियां एक्सपोर्ट करना चाहती हैं उनके अधिकारियों को, मैनेजमेंट को ट्रेनिंग दी जाए, और ये बताया जाए कि अभी वो लोग कहां से माल खरीदते हैं, किस क्वालिटी का खरीदते हैं, क्योंकि कंपटीशन उनसे जारी रहेगा। क्या हम उनके मुकाबले बेहतर माल बना पाएंगे, ये करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तक हम अपने यहां पे पॉलिसी स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, उदाहरण के लिए कि आज मैंने चावल का बाजार खड़ा किया, इस बात की क्या गारंटी है कि मेरी इस पूरी मेहनत को भारत सरकार का एक्सपोर्ट बैन डिरेल नहीं करेगा। आज अगर यहाँ पे चावल के दाम बढ़ते हैं तो हम एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं,
तो जिस व्यापारी ने पूरी मेहनत करी, भारत सरकार ने उस पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। क्या ऐसा फिर होगा? अगर ऐसा होगा तो जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स हैं उनको इस पॉलिटिकल रिस्क से मुक्ति मिलेगी? क्या उन लोगों ने जिन्होंने मेहनत करके बाजार बनाया, उनको किस बात का एश्योरेंस भारत सरकार देगी कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपका एक्सपोर्ट जारी रहेगा? और चौथी सबसे बड़ी बात, जहां पे हमारा मोनोपोली कैटेगरी है, जैसे हमारी बासमती की हम बात कर रहे हैं, या हम कोई और मीट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, या कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जहां हमारा मार्केट में डोमिनेंस है, क्या वहां पे हम किसी तरह का कोई मार्केट में डिसिप्लिन ला सकते हैं, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, ताकि लोकल एक्सपोर्टर्स एक दूसरे को अंडरकट ना करें? क्योंकि इससे भारत का नुकसान होता है। और जब आप अंडर कटिंग करते हैं तो फिर अल्टीमेटली क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, और जब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, सस्ते के दाम पे घटिया माल एक्सपोर्ट होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो रिजेक्ट होता है। जब वो रिजेक्ट होता है तो भारत का नाम खराब होता है, तो बाकी जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको भी नुकसान हो जाता है, उनकी गुडविल पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो दोस्तों, एग्रीमेंट हमने साइन किया, अच्छी बात है, लेकिन क्या हम इसका वास्तव में फायदा उठा पाएंगे? उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, आपस में जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे, और भारत सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे, आपकी इंडस्ट्री एसोसिएशंस में इसकी चर्चा करेंगे कि अगर हमें इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट्स का फायदा उठाना है तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा, काम करने के तरीके को बदलना होगा, ताकि हम इस उभरते हुए बाजार का फायदा उठा सकें। आपका क्या विचार है दोस्तों? क्या हम एक्सपोर्ट रेडी हैं एज ए नेशन? एक आधी कंपनी तैयार होगी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या एज ए कंट्री हम तैयार हैं? क्योंकि जिस देश में हर खाने में मिलावट की खबरें आती हों, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो, बाकी मैनिपुलेशंस हो बाजार में, वहां डर तो बना ही रहता है। जब हमें डर लगता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हमें नहीं जानता, क्या उसको डर नहीं लगेगा? सोचिए इसके बारे में। अगर आपके कोई सुझाव हैं कि भारत सरकार को एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए क्या करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।